गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हैशटैग लर्निंग मेड सिंपल अर्थात इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन और विकास के भाग 3 को हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि भाग 2 में हम लोगों ने संसाधनों का विकास, भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से किया जाता है और संसाधनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है और उस संसाधन संरक्षण के तरीकों को हमने देखा था। अभी आज हम लोग केवल एक ही बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करेंगे या इस पर जानकारी हासिल करेंगे और वो है भू संसाधन यानी कि भूमि, भू उपयोग, भूमि का उपयोग किस प्रकार से होता है, भारत में भू उपयोग के प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या लिया जाएगा, इस बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भू संसाधन। हम सब जानते हैं ये भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये प्रकृति से मिला हुआ संसाधन है और प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। ये सारी चीज़ें भूमि पर ही चलती है। भूमि एक सीमित संसाधन है। इसको सीमित संसाधन इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति द्वारा जितनी भूमि हमें मिली है उतनी ही भूमि हमें रहेगी। उस भूमि को हम लोग ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं और इसीलिए भूमि एक सीमित संसाधन है। जैसे भारत का जितना क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर उतना ही रहेगा। सामान्यतः अगर किसी देश पर कब्जा करते हैं तो बढ़ सकता है, लेकिन वो अपवादात्मक स्थिति है। लेकिन सामान्यतः जिस देश को जितनी भूमि है उसका क्षेत्रफल, या अगर हम लोग बहुत ही वैश्विक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो पृथ्वी का क्षेत्रफल जितना है उतना ही रहेगा, वो बढ़ने वाला नहीं है। इस दृष्टिकोण से भूमि एक सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना आवश्यक है। भारत में भूमि पर विभिन्न भू आकृतियां हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जिसे हम लोग स्थलाकृतियां कहते हैं। तो पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप अलग अलग प्रतिशतों में भारत में पाया जाता है। तो मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र देखिए प्यारे बच्चों, तो भारत में मुख्यतः पर्वत जो है, कुल भूमि का 30% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, उसके बाद में जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद में ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, उदयगिरी, उसके बाद में गारो, खासी, जैंतिया, नागा पहाड़ियाँ, कई सारे ऐसे छोटे मोटे पहाड़ियाँ भी है। तो ये लगभग 30% है। लेकिन पर्वत हमारे नदियों के स्रोत है। बारमाही बहने वाली जो नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ, ये हिमालय से निकलती है या पर्वतों से निकलती है। पर्यटन विकास भी पर्वतों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग वहाँ पर कई सारे बर्फीले आइस हॉकी खेलने जाते हैं, पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाते हैं। उसके बाद में परिस्थिति की मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी की मतलब वहाँ पर सभी जीव जंतु एक साथ रहते हैं और आपस में पारस्परिक क्रियाओं करके वो अपनी अपनी जीविका पूरी करते हैं। तो इसलिए पारिस्थितिकी की दृष्टि के उनसे भी पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पठार जो 27% पर पाए जाते हैं और इसमें जो खासतौर पे भारत के जो पठारी भूभाग है वो खनिजों के प्रचुर मात्रा, खनिजों के भंडार है, जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोयला और वनों का अपार संचय भी इन पठारों पर पाया जाता है। मैदान जो 43% है, कृषि और उद्योगों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है ये, क्योंकि समतल भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है मैदान, और इसीलिए उद्योग के लिए, आवास के लिए, कृषि के लिए, परिवहन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से भारत की ये भूमि का एक प्रकार से वितरण हम लोग स्थलाकृतियों में है। अभी हम लोग देखेंगे भूमि उपयोग। भूमि उपयोग का अर्थ होता है कि
भारत के भूमि का अलग अलग कार्यों के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। ये आपके किताब में भी है। देखिए, वनों के अंतर्गत लगभग ये 1960-61 की स्थिति और 2008 और 9 की स्थिति दी है। तुलनात्मक अध्ययन आप बाद में कर लेना। तो देखिए, वनों की भूमि जो है 45.26%, तो यहाँ पर 46% दिखाई गई है। माफ़ कीजिए, 18.11, तो 22.78। उसके बाद में बंजर और कृषि अयोग्य भूमि देखिए, ये किस प्रकार से दिया गया है। गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत, फिर स्थायी चरगाहों के अंदर, फिर विविध वृक्ष फसलों व उपवनों के अंतर्गत भी अलग अलग भूमियों का ये किया गया है। कृषि योग्य बंजर भूमि देखिए, परती भूमि व अतिरिक्त अन्य पुरातन परती और वर्तमान परती और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इन सब की हम लोग थोड़ी थोड़ी अभी व्याख्या देखेंगे। देखिए, भूमि उपयोग, तो सबसे पहले वन। तो भारत में वनों के अंदर हमें देखा था अभी कि लगभग पहले 18% और बाद में 22%। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि मतलब कौन सी होती है, देखिए, जिसमें बंजर भूमि और कृषि अयोग्य भूमि। जो बंजर मतलब जहाँ पर खेती नहीं की जाती है, और जो कृषि अयोग्य मतलब जो कृषि के लिए योग्य नहीं, ऐसी भूमि आती है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में। गैर कृषि प्रयोजनों के लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग, ये भी कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में उसका समावेश किया जाता है। उसके बाद में तीसरा उपयोग देखिए, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। परती भूमि का अर्थ होता है कि जहाँ पर कृषि होती है तो उस भूमि पर एक वर्ष या कुछ वर्षों के लिए खेती न करने के लिए छोड़ा जाता है, या वहाँ पर खेती नहीं की जाती है, उसे खाली छोड़ा जाता है ताकि उसका उपजाऊपन बढ़े, इसलिए उसको परती भूमि कहते हैं। उसमें स्थायी चरगाहें व अन्य गोचर भूमि। दूसरा है विविध वृक्ष फसलों व उपवनों के अधून भूमि, जो शुद्ध भोगे क्षेत्र में शामिल है। इसको आगे हम लोग देखेंगे, शुद्ध भोगे क्षेत्र किसे कहते हैं। और क है उसका स, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई है। तो इस प्रकार से ये परती भूमि के इसमें आता है। अब परती भूमि देखिए, वर्तमान परती भूमि। वर्तमान परती भूमि किसे कहते हैं, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई, मतलब एक साल पहले तक उसको वहाँ खेती नहीं की गई, उसको हम लोग वर्तमान परती भूमि कहते हैं। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि भी होती है, या उसको पुरातन परती भूमि कहते हैं। पुरातन परती भूमि किसे कहा जाता है, जहाँ पर 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की गई हो। प्यारे बच्चों, ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। परती भूमि का सिंपल मीनिंग ऐसी भूमि जहाँ पर पिछले 1 साल तक खेती नहीं की गई है, उसे हम लोग परती भूमि कहते हैं, सिंपल। सामान्यतः ये परती भूमि इसीलिए छोड़ी जाती है ताकि उसका उपजाऊपन बढ़े। तो दूसरी तरफ पुरातन परती भूमि किसे कहते हैं, तो जिस भूमि पर 1 से 5 वर्ष तक खेती नहीं की जाती है उसको पुरातन परती भूमि कहा जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये पहली परती भूमि जो है 1 साल तक, और दूसरा 1 साल से लेकर 5 साल तक। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये भी आपको बहुत बार मल्टीपल चॉइस के लिए आता है। तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का अर्थ होता है मतलब जो उपलब्ध भूमि है उस भूमि पर कितने भूभाग पर फसल उगाई जा रही है उसको कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। लेकिन जब इस शुद्ध बोए गए क्षेत्र मतलब उसी भूमि पर जब एक साल में 2 या 3 फसल ली जाती है तो फिर से जैसे मान लीजिए 1 एकड़ भूमि पर मैंने एक साल में एक फसल ली और एक साल के भीतर ही मैंने दूसरी फसल ली, तो मेरा शुद्ध बोया गया क्षेत्र हो गया है 2 एकड़। क्योंकि मेरे पास भूमि तो 1 एकड़ ही है, लेकिन मैंने 1 एकड़ भूमि पर एक फसल ली, बाद में उसी भूमि पर मैंने दूसरी फसल ली, मतलब एक साल में मैंने 2 फसल ली 1 एकड़ पर ही, और इसीलिए जो सकल बोया गया क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एकड़। तो इस प्रकार से ये भूमि उपयोग भारत में अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप को देखने के पहले
हम लोग भू उपयोग को प्रभावित करने वाला। प्यारे बच्चों, भू उपयोग प्रारूप मतलब क्या है? वेरी सिंपल। भू उपयोग प्रारूप का अर्थ होता है कि भूमि का हम लोग अलग अलग कार्यों के लिए कैसे उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं भू उपयोग प्रारूप। अब भू उपयोग प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारक है, दो प्रकार के कारक है। एक है भौतिक कारक जो फिजिकल कहा जाता है, और दूसरा जो है ह्यूमन फैक्टर जो है वो। तो भौतिक कारकों में मुख्य रूप से भू आकृति मतलब स्थलाकृति कैसी है, पर्वत पठार मैदान जानते हैं आप लोग, वेरी सिंपल। सामान्यतः पर्वतों की भूमि उपयोग करने के लिए थोड़ी आसानी नहीं होती, कठिन होता है। पठारों पर भी लोग आसानी से उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैदानी प्रदेशों की भूमि का उपयोग अधिक मात्रा में होगा। तो स्वाभाविक रूप से जहां मैदानी प्रदेश है उस भूमि का 100% उपयोग होता है, पठारी प्रदेशों की भूमि का 100% उपयोग नहीं होता है, और पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी कठिनाई होती है लेकिन उसका भी 100% प्रयोग नहीं होता है। तो भू आकृति यानी कि स्थलाकृतियाँ कैसी है उस पर भू उपयोग का प्रारूप निर्भर है। दूसरा जलवायु, वेरी सिंपल। मानव जो अच्छी जलवायु में रहना पसंद करता है, ना अत्याधिक गर्म व ना अत्याधिक ठंड या शीत जलवायु में रहना पसंद करता है, जहाँ पर मध्यम जलवायु है वहाँ पर मानव रहना पसंद करता है। तो उस भूमि पर किस प्रकार की जलवायु है उस पर आधारित उस भूमि का उपयोग किया जाएगा। मृदा का प्रकार, वेरी सिंपल, क्योंकि मानव जहाँ रहता है सामान्यतः अपने जीवन यापन के लिए कृषि करता है, और इसीलिए जहाँ उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ मृदा है, उस भूमि का उपयोग डेफिनेटली ज़्यादा होगा। जो अनुपजाऊ भूमि है डेफिनेटली उस भूमि का उपयोग कम होगा। इस प्रकार से ये भौतिक कारक प्रभावित करते भूमि उपयोग के प्रारूप को। अब हम लोग देखेंगे मानवीय कारक। मानवीय कारक जनसंख्या का घनत्व, मतलब कहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है तो वहाँ पर डेफिनेटली भूमि का उपयोग ज़्यादा होगा। जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है वहाँ पर भूमि का उपयोग कम होगा। प्रौद्योगिकी क्षमता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि संसाधन उपलब्ध होने से नहीं है बल्कि उस संसाधनों का उपयोग करने के लिए, पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी कितनी मात्रा में उपलब्ध है उस पर उस भूमि उपयोग का प्रारूप निश्चित होता है। नहीं तो कई सारे देशों में बहुत सारे संसाधन है, जैसे अफ्रीकन बहुत सारे देशों में संसाधन है, लेकिन उस संसाधनों का उपयोग करने का टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, इसीलिए कई सारी समस्या है। तो इस प्रकार, तो दूसरी तरफ जिन देशों में संसाधन नहीं है, जापान का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ संसाधनों की मात्रा जो है बहुत ही कम है, लेकिन वो अन्य देशों से संसाधन लाते हैं और उनके पास इतनी आधुनिक प्रौद्योगिकी क्षमता है, टेक्नोलॉजी है कि उसका उपयोग करके वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण करता है और उन्हीं देशों को निर्यात करता है। तो इस पर, और इसीलिए आज वो विकसित देशों के श्रेणी में आता है। संस्कृति और परंपराएं, ये भी एक मानवीय कारक है। भूमि उपयोग प्रारूप जो है, हमारे पारंपरिक संस्कृति, जैसे गंगा के किनारों पर हमारे या सिंधु घाटी में जो पहले सभ्यता का विकास हुआ है, तो डेफिनेटली वहाँ जनसंख्या अधिक, वहाँ का भूमि उपयोग अधिक। इस प्रकार से हमारी परंपराओं के आधार पर भी भूमि का उपयोग होता है। उपलब्ध भूमि का अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, उसे भूमि उपयोग प्रारूप कहा जाता है। जैसे कृषि के लिए, खनन के लिए, वन, परिवहन, आवास, उद्योगों के लिए। इस प्रकार से भूमि का अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करना ही भूमि उपयोग प्रारूप कहा जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भूमि के 93% भाग के आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि 7% आंकड़े उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? असम को छोड़कर हमारे जो उत्तर पूर्वीय राज्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से हिल एरिया है और इसीलिए वहाँ का सर्वेक्षण करना काफ़ी कठिन है। इसलिए वहाँ कितनी मात्रा में कौन से क्षेत्र के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, इसके अभी तक हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। और दूसरा है जम्मू कश्मीर जो है, ये पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है, तो वो भी इसमें ऐड नहीं है। और इसीलिए हमारे पास जितनी भूमि है 100%, अगर भारत की भूमि को हम लोग मानते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर को, तो उसमें से केवल 93% के ही आंकड़े उपलब्ध है कि कितनी भूमि कितने कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है। वैसे भारत में वनों के अंतर्गत जो है भूमि राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित मात्रा से कम है। तो 1960 में जो स्थिति थी आज बदल गई है, कई सारे वनों की भूमि कम हो गई है। भला ही भूमि है लेकिन वन काटे गए हैं, एग्रीकल्चर की भूमि
जो है बड़ी है, तो दूसरी तरफ कई जगह कम भी हो गई। जहाँ शहरी क्षेत्र है वहाँ एग्रीकल्चर की भूमि कम हो गई है। कई सारी बंजर भूमि को भी, परती भूमि को भी कृषि के अंतर्गत लाया गया। आवास, नगरीकरण, उसके बाद में औद्योगिक विकास, सड़क, रेलवे, उद्योगों की स्थापना, बड़े बड़े परियोजनाओं का निर्माण करना, इसके लिए हमारे भूमि उपयोग के प्रारूप का ये जो टेबल है ये पूरी तरह से बिगड़ गया है। और इसके कारण कई सारी चुनौतियाँ, समस्या हमारे देश में निर्माण हुई है। प्यारे बच्चों, दुनिया का विज्ञान ये कहता है कि किसी भी देश के कुल क्षेत्रफल के 1/3 लगभग 33% भूभाग ये वनों के अंतर्गत होना चाहिए, या उस पर वो भूमि वनों के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। लेकिन भारत में हमने देखा है कि किस प्रकार से 1960 के दशक में 18 लगभग प्रतिशत थी, और वही 8-9 में हमने देखा 22%। इसका मतलब अभी भी विश्व का जो विज्ञान कहता है उस विज्ञान के अनुसार हम लोग काफ़ी पीछे है। और इसीलिए हमने 1952 द्वारा निर्धारित मात्रा से हमारी भूमि आज भी वनों के अंतर्गत कम है। लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भूमि उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो भूमि का उपयोग आज हम लोग देखिए कि कई सारे जो खनन कार्य के लिए, कृषि के कार्य के लिए, वनों की कटाई, उद्योगों की स्थापना, कई सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ इनका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, और ज़मीन से हम लोग खनिजों को बाहर निकाल रहे हैं, खुली खान तैयार कर रहे हैं, ओपन माइंस हमारे देश में है। इसके कारण भी कई सारी चुनौतियाँ, और उस चुनौतियों में खास तौर पे जिसे हम लोग कहते हैं निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण या भू निम्नीकरण। निम्नीकरण का अर्थ वही होता है प्यारे बच्चों कि भूमि का मात्रात्मक एवं गुणात्मक ह्रास होना। मात्रात्मक ह्रास इसमें कैसे होता है? मात्रात्मक भूमि तो उतनी है, लेकिन मात्रा कैसी कम ज़्यादा होगी? तो भूमि उपयोग प्रारूप में, जैसे वनों की अंतर्गत की भूमि एग्रीकल्चर में जाती है, एग्रीकल्चर की भूमि आवास में चली जाती है, इस प्रकार से उसके मात्रात्मक ह्रास होता है। और दूसरा जो है गुणात्मक, मतलब क्वालिटी, उसकी उपजाऊपन कम हो जाता है। भूमि कई सारी जगह दलदल बन जाती है, कई जगह बंजर बन जाती है। ये सारा जो होता है मात्रात्मक ह्रास होना है। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी गंभीर आपदा हो सकता है अगर ऐसा हो जाएगा तो। और इसीलिए हमें भूमि का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। तो भूमि निम्नीकरण एवं उसके कारक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमि निम्नीकरण के कारक, मतलब भूमि के निम्नीकरण करने वाले कौन कौन से घटक है, कारक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, वैसे प्रतिशत में दिया है, जल द्वारा अपर्दित क्षेत्र देखिए कितना प्रतिशत है, लगभग 56%। मतलब जल के प्रवाह से नदी है या वर्षा का जल है, नहरें है, प्रवाहित जल है, इसके द्वारा लगभग 56% भूमि जो है हमारी, मृदा जो है उसका अपर्दन होती है। मतलब भूमि का काटना और छाटना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दैट इज द अपर्दन। वनों द्वारा निम्नीकृत भूमि देखिए, भारी मात्रा में वनों की कटाई हो रही है, इसके कारण जब जमीन खुली हो जाती है तो वहाँ पर भी भूमि का अपर्दन हो जाता है, वो लगभग 28% है। लवणीय व क्षारीय, अत्याधिक सिंचाई के कारण भी हमारी जो भूमि है अत्याधिक लवणीय, मतलब नमक ज़्यादा हो रहा है, क्षारीय, क्षार ज़्यादा निर्माण हो रहे हैं, इसके कारण उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। और वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र लगभग 6% है। तो प्यारे बच्चों, वायु द्वारा मतलब जहाँ पर खुली खान है और वायु में जो बहुत मात्रा में धूल उड़ जाती है, और जब ये धूल जमीन पर बैठती है तब जमीन पर बैठने के बाद में वहाँ पर पानी का रिसाव कम हो जाता है, पानी को रिसने नहीं देता है, इसके कारण उस भूमि की क्षमता जो है, उपजाऊ क्षमता, वो भी कम हो जाती है। इस प्रकार से ये है। तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भूमि निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि का गुणात्मक एवं मात्रात्मक ह्रास होना। इसके प्रमुख कारक देखिए, वनोन्मूलन, भारी मात्रा में वनों की कटाई के कारण भूमि खुली हो जाती है और मृदा अपर्दन हो जाता है। अति पशु चराई, अति पशु चराई के कारण क्या हो रहा है कि घास जब पूरी तरह से निकल जाती है और पैर, जो पशुओं के जो पैर होते हैं उसके कारण मिट्टी खुली हो जाती है, और जब वर्षा होती है तब वहाँ भारी मात्रा में अपर्दन होता है, एक कारण। और दूसरा जो होता है कि घास हटने के कारण भूमि की जो नमी है वो नमी भी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, और इसके कारण वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। इसके अलावा अत्याधिक सिंचाई, जैसे सिंचाई के कारण अभी मैंने कहा कि क्षार और लवण बढ़ता है।
उसके बाद में कीटनाशक और उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग खेतों में, कीटनाशक दवाइयों का और रासायनिक खादों का भारी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। इसके कारण वो जल में मिल जाते हैं और वही जल फिर नदी नालियों में, और उसका ही जल हम लोग पीते हैं। भूस्खलन, भारी मात्रा में जब लैंडस्लाइडिंग होती है तो वहाँ पर कई सारी मृदा अपरदित होकर जल के साथ प्रवाहित होकर चली जाती है। रसायनों एवं औद्योगिक स्राव, तो उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाला स्राव और कई सारे रसायन, पेट्रोल, डीजल, केमिकल्स जब भूमि पर गिरते हैं तो वो अनुपजाऊ बन जाती है। खनन, जैसे अभी मैंने कहा, भारी मात्रा में खनन करने के कारण धूल उड़ जाती है, भूमि हटाई जाती है और वहाँ से मिट्टी नष्ट हो जाती है। तो ये सभी कारक है जो भूमि को निम्नीकरण करने वाले। तो प्यारे बच्चों, भूमि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि पर ही हम लोग आवास बनाते हैं, रहते हैं। भूमि से हमें भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, और लगभग परिवहन के साधन या सड़क, रेल, उद्योग, सभी चीज़ें इसे भूमि पर निर्भर है। तो फिर हम लोग ऐसे भूमि का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आइए कि भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने कारक बताए, बस उस कारक को ही पॉजिटिव में परिवर्तित करते हैं तो उसके उपाय बन जाते हैं। एकदम सिंपल है। जैसे वहाँ वनोन्मूलन था तो यहाँ पर वनारोपण करना। तो भारी मात्रा में हमें वनों का रोपण करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। अति पशु चराई पर उचित प्रबंधन करना। देखिए प्यारे बच्चों, हमें पशुओं को तो चराना ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मृदा अपरदन हो रहा है तो पशु खत्म कर देंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रबंधन करना चाहिए कि कुछ विशिष्ट भूमि ही उनके लिए सुरक्षित या आरक्षित रखी जाए और उसी भूमि पर पशुओं को चराने की अनुमति दिया जाए। रक्षक मेखला विधि का प्रयोग। रक्षक मेखला का अर्थ होता है कई कतारों में, लाइन में, एक ही लाइन में कई कतारों में कई सारे पेड़ लगाना। ये रक्षक मेखला विधि मुख्यतः जो हमारे मरुस्थलीय प्रदेश हो, और मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है, मतलब मरुस्थल में पूरी तरह से जो हवा है, तेज पवन बहते हैं और वहाँ पर पेड़ पौधे का अभाव होने के कारण या छोटे मोटे कटीली झाड़ियाँ होती है, इसलिए ये पवन भारी मात्रा में, ये जो मृदा है यानी कि जो बालू है, ये रियासी इलाकों में जहाँ खेती है वहाँ तक जाकर उसको छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पर वो बालू जमा हो जाती है और उसमें पूरी तरह से मरुस्थलीकरण हो जाता है। तो इसीलिए मरुस्थल को रोकने के लिए ये रक्षक मेखला विधि जो है, रक्षक मेखला का अर्थ होता है कतारों में कई सारे एक साथ पेड़ लगाना, ताकि इन पेड़ों को वो बालू टकराएगी और जहाँ मरुस्थल है वहीं पर वो मृदा या बालू गिरेगी। इसके कारण उसके आगे जो खेती वाली भूमि है या जो अच्छी भूमि है वो मरुस्थलीकरण होने से उसका संरक्षण किया जा सकता है। खनन पर नियंत्रण, खासतौर पे जो ओपन माइन जो है हमारे देश में, उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि खनन से क्या प्रभाव होता है। औद्योगिक स्राव को परिष्कृत करना, मतलब कारखानों द्वारा छोड़े जाने वाला जो भी कूड़ा कचरा और उनके जो रसायन है, लिक्विड है, उसको परिष्कृत करके, शुद्ध करके ही उसको छोड़ा जाए, ताकि हमारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सिंचाई में जो है, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या हो रहा है, लवणीय और क्षारीय क्षमता बढ़ रही है। इसके कारण आधुनिक जो विधियां है सिंचाई की, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम जो है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में रोग प्रतिकारक दीवारों का निर्माण, जैसे पर्वतीय इलाकों में जो जहाँ लैंडस्लाइडिंग होती है वहाँ पर ऐसे सीमेंट की दीवारें बनाई जाए ताकि उसको लैंडस्लाइडिंग होने से रोका जा सकता है। कीटनाशक और उर्वरकों के प्रयोग को हमें कम करना है, उसके जगह पर हमें प्राकृतिक जो दवाइयाँ हैं और जो जैविक खाद है हाल ही में जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको हम लोग उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से ये भूमि, भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग के प्रारूप, भूमि का निम्नीकरण और भूमि निम्नीकरण के कारक, और अंत में हमने देखा भूमि निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय। इसके ऊपर 2 प्रश्न दिए हैं। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए। भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हो? भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिए और भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय बताएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए बिंदु के साथ, नए एस्पेक्ट के साथ, यानी कि इसी भूमि से संबंधित मृदा जो संसाधन है उसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में जानकारी हासिल करेंगे।